होंगे। तो उस सभी के लिए अभी ये इम्पोर्टेंट समय है जो अब आपके लिए आ गया है। आप काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे थे इस समय के लिए, तो आप लोग, आपके 40 दिन इम्पोर्टेंट हैं दोस्तों। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने अपने बेसिक तैयार कर लिए होंगे, सब्जेक्टों पर काम कर रहे होंगे आप लोग। जैसे मैथ्स को आपने कंप्लीट कर लिया होगा, कुछ चैप्टर अगर आपसे छूट गए हैं, उनको आप कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, 2-4 बार आपने ट्राई किया है या फिर कोचिंग की है, उसके बाद भी अगर आप नहीं कर पाए हैं तो मैं मानूंगा कि आपको वो 1-2 चैप्टर छोड़ देने चाहिए। ठीक है दोस्त। लेकिन जैसे एक कुछ इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स हैं वो चैप्टर ना हो कि कोई इंपॉर्टेंट आपके एक चैप्टर छोड़ने से 2-3 क्वेश्चंस चले जाएं। ठीक है दोस्त। लेकिन फिर भी एक बात कहूँगा कि आपसे अगर कोई चैप्टर बचा हुआ है, आप उसे कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप एक काम और कीजिए। आपको करना क्या है, जो चैप्टर आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, केवल और केवल उसी पर एक दिन काम कीजिए। और उस पर काम आपको कैसे करना है कि YouTube पर आप सर्च कीजिए उस चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं जिनको आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, उन क्वेश्चंस को आप सर्च कीजिए YouTube पर। उनके जो सॉल्यूशंस मिलेंगे ना, आपको बहुत इजी सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। राइडर लोको पायलट, हाय दोस्त, आप आ गए, हमें आपका इंतजार था। ठीक है दोस्त। रेल फैन, आप भी आ गए, हमें भी आपका इंतजार था दोस्त, आपसे उम्मीद थी कि आप जरूर आएंगे। तो हम बात कर रहे थे कि जो चैप्टर आपसे छूट रहा है, जिसे आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं किसी एक चैप्टर को, तो सेपरेट उसी चैप्टर को आप कुछ समय दो, 1-2 घंटे का समय दो, उन क्वेश्चंस को समय दो जिनको आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। बीसापुर कब आ रहे हो? बीसापुर आज ही आया हूं और कल रात को आऊंगा दोस्त, रात हो जाएगी कल बीसापुर पहुंचते पहुंचते। तो आप जो क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, केवल और केवल उसी क्वेश्चन पर 2-3 घंटे का समय दो दोस्त। आप उसको खुद से मत करो, सेल्फ स्टडी के चक्कर में मत पड़ो। अब हेल्प लो, हर एक प्रॉब्लम के लिए हेल्प लो। मैं भाई क्रेजी राव, मैं राजस्थान से हूँ और अभी मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, दौंद में। ठीक है दोस्त। तो जो क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं उसका सॉल्यूशन तुरंत देखो, यूट्यूब पर देखो आप लोग। ठीक है, किसी भी टीचर का देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो आपको इजी और अच्छा लगे ना, जिस तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं उसी तरीके में अब बताने वाला कोई टीचर है, कोई वीडियो आपको ऐसी मिल जाती है कि जैसे मैं पढ़ रहा हूँ उसी तरीके से ये वीडियो में भी बताया गया है। भाई मैं भरतपुर से हूँ, तो आप उसी तरीके से वीडियो को देखिए और उसी से आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। और आपका जो अभी समय है, आप लोगों ने सब्जेक्टों पे काम कर लिया है, लेकिन अब आपको यह है कि अब हम जो पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा हमारा माइंड डिस्टर्ब ऐसे है कि हम नहीं सोच पा रहे हैं कि अब क्या पढ़ें हम, कि हमारा एग्जाम जो है ना सिर्फ उसी से रिलेटेड चीज़ों को हम पढ़ पाएँ। कि अब ये हम पढ़ चुके हैं बहुत कुछ, जो भी पढ़ते हैं ऐसा लगता है कि हमने ये पढ़ लिया है, तो हम चीज़ों को छोड़ देते हैं। दोस्त ये एक ऐसी प्रॉब्लम है कि आप मेहनत कर चुके हैं, अपनी तैयारी आपकी हो चुकी है। अब आपको करना क्या है, देखिए 40 दिन का समय है। एक दिन में आप 1 मॉडल पेपर निकालेंगे या फिर 1.5 मॉडल पेपर निकाल पाएंगे। 2 निकाल पाते हैं तो अच्छी बात है। आप प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर की बुक लो दोस्त। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के चक्कर में मत पड़ो, मैं फिर भी बोल रहा हूँ, ऑनलाइन टेस्ट मत दो। लास्ट के 2-4 दिन आप मतलब 2-4 ही मॉडल पेपर दे करके देखो, और उसके अलावा कोई मॉडल पेपर पर आप ध्यान मत दो। ज्वाइनिंग के बाद हमें जो चाहिए लॉबी मिल जाएगी क्या? आपके डिवीजन में जो चाहिए आपको वो लॉबी आपको मिल जाएगी। ठीक है दोस्त। आप किसी जिस भी डिवीजन से आप जोन से आप फॉर्म अप्लाई किया है, तो जोन डिपेंड करेगा, जोन आपको जिस डिवीजन में भेजता है उस डिवीजन में आप किसी भी लॉबी में जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है दोस्त। तो और जो लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं, जो मॉडल पेपर पर काम कर रहे हैं, तो मॉडल पेपर पर आप लोग काम करते रहिए। आपका जो 40 दिन का समय है ना, इसमें एक यही काम आप करते रहिए, मॉडल पेपर निकालते रहो। और करंट अफेयर के लिए और जनरल अवेयरनेस के लिए आप अगर पढ़ सकते हैं तो डेली आधा घंटा 1 घंटा आप करंट अफेयर के लिए पढ़ो। 5 क्वेश्चन आएंगे करंट अफेयर के,
तो 5 क्वेश्चंस के लिए आपको कितना समय देना चाहिए? आप लोग उन 5 क्वेश्चंस पर ध्यान दो। दोस्त जो ऑनलाइन टेक्स्ट बुक जो है ना, आप उसको देंगे ना दोस्त, वो देने का जो लेवल है ना, जो स्टूडेंट ऑफलाइन जो मॉडल पेपर निकाल रहा है और उसमें लगभग 70% के आसपास वो क्वेश्चंस कर रहा है, या फिर 60-70% से ऊपर हमेशा क्वेश्चंस बना रहा है, उसके लिए अच्छा है कि वो ऑनलाइन टेक्स्ट बुक दे, जहां वो दे करके अपने जो प्रैक्टिस है ना उसको अच्छी बना सके, क्योंकि चीज़ों को वो सीख चुके हैं, अब सिर्फ नेगेटिव कम करने हैं और अपना टाइम बचाना है। लेकिन अभी जो स्टूडेंट ऐसा है वो 40%, 30% या 50% नंबर ही लेकर के आ रहा है, 60% से कम नंबर लेकर के आ रहा है, तो उस स्टूडेंट का स्पीड बढ़ाना मायने नहीं रखता। उस स्टूडेंट का मायने रखता है कि वो कम से कम क्वेश्चंस को सही करे। दोस्त आप ऑनलाइन जो देंगे ना, उसमें आप एक मॉडल पेपर दे देंगे, आपसे जो क्वेश्चन गलत हो गए वो क्वेश्चन गलत हो गए, आप उन पर दोबारा काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है दोस्त, भर्ती जल्दी होगी तो दोबारा हमको काम करना है, हमको जो हमने सीखा है, जो हम मॉडल पेपर हैं हमारे पास, मॉडल पेपर दोस्तों हम देते हैं अपने टेस्ट के लिए, कि मॉडल पेपर ये समझिए कि आपका एक एग्जाम जो होने वाला है एज इट इज उसी के जैसे आपके पास ऑफलाइन पेपर हैं आपके पास, आप उनको सॉल्व करते हैं, आपको उनमें प्रॉब्लम आ रही है, उन प्रॉब्लम्स पर आपको काम करना है। अगर आप काम कर चुके हैं, इस लेवल से आगे बढ़ चुके हैं, तो आप ऑनलाइन दीजिए, लेकिन आप इस लेवल से आगे नहीं बढ़ पाए हैं, अभी आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, 50% तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, आप नेगेटिव ज़्यादा हो रहे हैं, क्वेश्चन आप देखते हैं आपको अनजान क्वेश्चन मिलते हैं, ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं जिनको देख करके आप हैंग हो जाते हैं कि यार ये क्या क्वेश्चन आ गया। तो ये सिचुएशन ऐसी है कि अभी आपको उन चैप्टर्स पर काम करना है जहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन वो चैप्टर आपके प्रिपेयर हैं, वो क्वेश्चंस आपको ऐसे बहुत कम क्वेश्चंस मिलते हैं जिनमें आप अटकते हैं या फिर थोड़ा टाइम लगता है। अभी अहमदनगर में लॉबी बन रही है, आपकी ज्वाइनिंग होगी तब तक लॉबी बन जाएगी। ठीक है दोस्त, तो हाँ भाई जानता हूँ, रेलफेन में जानता हूँ। तो देखिए भाई, अभी कुछ लोग क्या है इसलिए भी आपको ऑनलाइन देने के लिए बोलते हैं, क्योंकि जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वाले जो हैं, जो भी आपके लिए अवेलेबल कराते हैं, तो वो हम जैसे लोगों से कांटेक्ट करते हैं और हमको एक कूपन कोड बना देते हैं हमारे नाम से, और बोलते हैं कि आप स्टूडेंट्स को ना ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए बोलिए उनको, और अपना ये कूपन कोड दीजिए, इसमें आपका 10%, 5%, 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आपको जो उनको जो डिस्काउंट मिलेगा वो पैसा आपको इतना परसेंट आपको मिलता रहेगा। तो इसलिए भी कुछ लोग जो हैं आपको प्रेरित करते हैं कि आप ऑनलाइन दीजिए, लेकिन मेरा उद्देश्य यह है कि आप एक सही तरीके से आगे बढ़ें। ऑनलाइन मैं आपको सिर्फ इसलिए ऑनलाइन देने के लिए बोलूँगा कि आप उस चीज़ से फ्रेंडली हो सकें कि जब आप ऑनलाइन टेस्ट देंगे, एग्ज़ाम अपना जो देंगे ऑनलाइन, आपको वो अजीब ना लगे, एक नया सा ना लगे, आप सिर्फ फ्रेंडली हो जाए उनके साथ में। सिर्फ इतना देने के लिए मैं आपको बोलूँगा। लेकिन प्रिपरेशन करने के लिए कोई आपको अगर ये बोल रहा है कि आपकी प्रिपरेशन ऑनलाइन एग्ज़ाम देने से हो जाएगी, तो दोस्तों मैं आपको समझ लेना चाहिए कि वो आपके साथ है ना थोड़ा सा ना धोखाधड़ी कर रहा है, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन है ना दोस्त ऑनलाइन देने से नहीं होगी, आपकी प्रिपरेशन होगी। आप ऑफलाइन एग्जाम अपना मॉडल पेपर दे रहे हैं, मॉडल पेपर में जो प्रॉब्लम आ रही हैं उन प्रॉब्लम्स पर आप काम कर रहे हैं। काम कैसे करना है? सपोज दैट आपकी आवाज क्लियर आनी चाहिए दोस्त। आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, तो आपने मॉडल पेपर दिया, किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, तो उस क्वेश्चन पर काम करना है। वो किस चैप्टर से वो क्वेश्चन उठाया गया है, उस चैप्टर को पर आपको काम करना है। इस तरीके से आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। ठीक है दोस्त, आपका कुछ सवाल था, एक थे ऑनलाइन से प्रिपरेशन नहीं होगी,
भाई आप ऑनलाइन जो टेस्ट दोगे ना, आप उससे कैसे प्रिपरेशन करोगे? और आप ऑनलाइन ही क्यों दें, आपके पास जब बुक्स हैं सारी, आप बुक्स लेते हैं, सब कुछ लेते हैं, तो ऑनलाइन वाले क्या है कि आपको एक अलग ही लेवल देंगे, भैया बताओ ना कौन से जोन से हो आप। मैं मुंबई जोन से हूं भाई, बिलासपुर का राजा, मैं मुंबई जोन से हूं। तो आपका प्रिपरेशन से रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है, उसका कोई सवाल है तो आप जरूर कीजिए। ठीक है दोस्त, तो आप अपने मॉडल पेपर पर काम करते रहिए। आपकी जो सब्जेक्ट वाली जो अभी साइंस की जो बुक है दोस्त, वन लाइनर क्वेश्चंस पर आप काम करना शुरू कर दो। अब डिटेल में पढ़ना बंद करो, वन लाइनर क्वेश्चंस को आप जितना 2 बार 3 बार आप निकाल सकोगे अच्छा रहेगा। अभी आपकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी आपको उतना ही ईजी पेपर लगेगा। आप मॉडल पेपर की जो बुक्स हैं आपके पास, अगर उनको आप 3 बार निकाल लेते हैं, 3 बार उनके क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, तो आपके ये समझिए आपकी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया हो चुकी होगी। ठीक है दोस्त, और कोई ऐसा अगर मैथ्स का या फिर रीजनिंग का कोई ऐसा कोई एक चैप्टर है जिसमें अभी तक आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, कोई एक आध चैप्टर है, तो मैं कहूंगा उस चैप्टर को छोड़ो। हमको 100% नंबर लेकर नहीं आने हैं, आप 90% की ही तैयारी कर लो, उसमें से 70-80% ही लेके आ जाओ, आपका पास हो जाएगा। और सीबीटी फर्स्ट की अगर हम बात करें, देखिए हमको मेरिट में नहीं आना है, सीबीटी फर्स्ट हमको पास करना है। ठीक है, सीबीटी देखिए मॉडल पेपर की कौन सी बुक लें, आपको मैं बताऊं, आप मॉडल पेपर के लिए ना अरिहंत की बुक ले सकते हैं, आप प्लेटफॉर्म की बुक ले सकते हैं, आप करण प्रकाशन की बुक ले सकते हैं। और मॉडल पेपर की बुक्स की जहाँ तक मैं बात करूँगा, कोई भी बुक खराब नहीं मिलेगी। ठीक है दोस्त, बहुत कम उनमें अंतर मिल जाएगा, लेकिन आपको ऐसा नहीं है कि आपने कोई बुक खरीद ली है तो आपके लिए कोई नुकसानदायक है या कोई परेशानी, आपको फ़ायदा नहीं होगा। बहुत कम इनमें डिफरेंस आता है, क्योंकि ये सभी लोग क्या करते हैं, जो अभी तक रेलवे के एग्जाम्स हुए हैं उन एग्जाम्स में से उन क्वेश्चंस को उठा करके अपना पेपर सेट करते हैं, अपनी बुक्स को तैयार करते हैं। ठीक है दोस्त, इसलिए कोई भी बुक खराब नहीं रहेगी। अभी सीबीटी फर्स्ट की हम बात करें कि सीबीटी फर्स्ट पास कैसे करें। देखिए सीबीटी फर्स्ट आप किसी भी जोन से हैं, किसी भी जोन से और किसी भी कैटेगरी से हैं, तो 50% पर 100% आपका सीबीटी फर्स्ट पास हो जाएगा। 50% नंबर आप लेकर के आ जाओ, आपका सीबीटी फर्स्ट पास हो जाएगा। पास तो आपका 25%, 30%, 35%, 40% जो आपकी मिनिमम कट ऑफ जो दी हुई है उतने पर ही पेपर पास हो रहा है। ठीक है दोस्त, जनरल वालों का 40% पे पेपर पास हो रहा है। लेकिन रेलवे ने दूसरी शर्त ये भी रखी है कि मैं मेरे सीबीटी 2 के लिए 20 गुना या 15 गुना जो भी ले रहा है रेलवे, और अपनी जरूरत के हिसाब से कम या ज्यादा भी उनको कर सकता है। तो जितने गुना रेलवे को लेने हैं उतने कैंडिडेटों को लेगा, और ऊपर के जिनकी ऊपर के हाईयर कट ऑफ जिनकी रहेगी, ज्यादा नंबर रहेंगे, उन कैंडिडेटों को सीबीटी 2 के लिए ले लेगा। तो नीचे वाले स्टूडेंट रह जाएंगे पेपर पास करने के बावजूद। ठीक है दोस्त, क्योंकि पेपर पास करने की शर्त तो सिर्फ 25%, 30%, 40% है SC ST OBC EWS के हिसाब से, तो उतने पर आपका पेपर तो पास हो गया। लेकिन सीबीटी 2 में रेलवे अपने हिसाब से लेगी कि मुझे 15 गुना लेने हैं या फिर 20 गुना लेने हैं या फिर 12 गुना कैंडिडेट लेने हैं। रेलवे ने नोटिफिकेशन में क्लियर बोल दिया है कि ये हमारे पास अधिकार है कि हमको कितने कैंडिडेट या फिर कितने गुना कैंडिडेट सीबीटी 2 में लेने हैं, आप लोग इस पर क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है दोस्त, इसीलिए जो भी SC ST के जो कैंडिडेट हैं, आप लोग अगर 35%, 40% नंबर लेकर के आ रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपका सीबीटी फर्स्ट पास हो जा रहा है। लेकिन मैं ये बोलूं कि आप 40% नंबर भी लेके आते हैं, आपकी प्रिपरेशन इतनी है कि हम 40% तक ही कर पा रहे हैं, तब भी आपका पेपर पास होगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखो, आप नेगेटिव बिल्कुल मत करो, तुक्के लगाने वाला एक भी क्वेश्चन मत करो, आपका सीबीटी फर्स्ट यूं ही पास हो जाएगा। मैं आपको बोल रहा हूं, आप 75 नंबर में से 75 नंबर में से सिर्फ 25 क्वेश्चन सही कर दो, 25 क्वेश्चन सही कर दो, नेगेटिव एक भी मत करो।
आपका सीबीटी फर्स्ट पास हो जाएगा, भले ही आप किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन जो स्टूडेंट नेगेटिव नहीं करेगा उसको वैसे ही आगे निकाल देगा, मतलब उसको आगे कर देगा नॉर्मलाइजेशन। ओके दोस्त, तो आपका ओबीसी के लिए क्या कट ऑफ रहेगी? ओबीसी भाई 40% किसी भी जोन से आप बिलोंग करते हैं। एक दिन मैं भी आपके साथ ड्यूटी करूंगा दोंद या तो अहमदनगर में, मैथ्स के चैप्टर बताओ जिससे क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा हो, जिस तरह आपने रीजनिंग के बताए थे। भाई मैं मैथ्स के बताऊंगा, 1 मिनट थोड़ी सी देर। तो जो भी स्टूडेंट मैं क्या बोल रहा था यार, अभी भूल गया कि हाँ, ओबीसी वाले 40% आप नंबर ले आओ, तो मतलब 40% नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके नंबर होने चाहिए, आपका सीबीटी फर्स्ट पास हो जाएगा। मैं आपको बोल रहा हूं, आप किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, आप 25% नंबर, 25 नंबर, केवल 25 नंबर 75 में से बिना नेगेटिव किए लेकर के आ जाओ। 1 या 2 नेगेटिव होता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो आपको नॉर्मलाइजेशन वैसे ही आपके नंबर इंक्रीज करके बाकी के स्टूडेंटों से आगे निकाल देगा। लेकिन आप 40 नंबर लेकर के तो आ रहे हैं, लेकिन 30 नंबर नेगेटिव भी कर रहे हैं, या फिर 25 नंबर 20 नंबर नेगेटिव करके आप 40 नंबर लेके आ रहे हैं, तो नॉर्मलाइजेशन में 1 या 2 नंबर ही आपका बढ़ेगा। जबकि आपसे कम नंबर 30 नंबर लेके आने वाला स्टूडेंट जिसने नेगेटिव नहीं किया है, वो आपसे आगे निकल जाएगा, उसका 50, 55, 60 नंबर तक उसका बन जाएगा, तो वो आपसे आगे निकल जाएगा, सीबीटी 2 में वो बैठ जाएगा, आप रह जाएंगे। इसीलिए आप पढ़ाई कितनी भी कीजिए, आपकी जो प्रिपरेशन हो रही है ना, मतलब पढ़ के तो सभी लोग जाते हैं भाई, आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी रहेगी, लेकिन एग्जाम में तुक्का बिल्कुल मत लगाना। आप किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम में तुक्का लगाते होंगे और कुछ लोगों का सिलेक्शन हो भी जाता होगा, लेकिन उनको रेलवे के नॉर्मलाइजेशन सिस्टम का नहीं पता है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन भाई जो नेगेटिव कम करेगा उसके नंबर ज़्यादा बढ़ेंगे, जो नेगेटिव ज़्यादा करेगा उसके नंबर नहीं बढ़ेंगे या फिर बहुत कम बढ़ेंगे। क्योंकि आपका जो 75 नंबर का पेपर होगा उसकी जो फाइनल कट ऑफ बनेगी वो 100 नंबर पे बनेगी, यानी कि जिसके भी 60 नंबर हैं उसके 80 नंबर के आसपास हो जाएंगे, या फिर 85 हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे, और जिसके 40 नंबर के आसपास नंबर हैं उसके 75, 70, 80 नंबर के आसपास या 60 नंबर हो जाएंगे। जो जैसा नेगेटिव या फिर कम नेगेटिव करेगा उसके हिसाब से नंबर बढ़ेंगे। लेकिन आपका पेपर 75 नंबर का होगा सीबीटी फर्स्ट, और उसकी जो कट ऑफ बनेगी नॉर्मलाइजेशन होने के बाद में वो 100 नंबर पे बनेगी। तो ये एक प्रोसेस है। मैं आपको पहले भी कई बार बताया, एक स्टूडेंट के 15 नंबर उसने किए थे, 15 नंबर का पेपर किया कि 75 में से केवल और केवल 15 नंबर वो लेके आया, लेकिन उसने नेगेटिव नहीं किया। नेगेटिव ना करने से उसको फायदा ये हुआ कि नॉर्मलाइजेशन ने उसके नंबर बढ़ा करके 31 नंबर कर दिए टोटल। तो भाई वो स्टूडेंट है ना, टेक्नीशियन की पोस्ट पे सेलेक्ट हो गया। तो आपको इससे समझ आना चाहिए कि नेगेटिव कितना आपके इसमें एग्जाम में कितना मतलब अपना अहम रोल निभाने वाला है। आप इतनी मेहनत करो और नेगेटिव अगर ज़्यादा कर दो, नंबर भले ही आपके 40 आ जाए, 50 ले लो आप नंबर, और उसमें आपने 20 क्वेश्चन नेगेटिव कर दे रहे हैं, या फिर सोचिए इतने तो नहीं होंगे, लेकिन 15 क्वेश्चन आपने नेगेटिव कर दिए, तो आपके 50 से ना 52, 53 नंबर मुश्किल से बन पाएंगे नॉर्मलाइजेशन के बाद। लेकिन कोई स्टूडेंट ऐसा है जो 35 या 40 नंबर लेके आ रहा हो, नेगेटिव नहीं कर रहा, दोस्तों वो 60 या 65 नंबर तक पहुंच जाएगा, 70 तक पहुंच जाएगा आराम से। तो इस पर आप जरूर ध्यान देना। अभी हम बात करेंगे, देखिए मैथ्स के जो मैथ्स की बात कर रहे हैं एक भाई कि मैथ्स के इम्पोर्टेंट जो है चैप्टर्स आप बता दो। तो मैं मैथ्स के इम्पोर्टेंट चैप्टर्स आपको बता देता हूं, जो पढ़ाई करने से जो रिलेटेड बात थी मैं आपको वो चीज़ें बता दिया हूं। तो भाई जो आपको कैलकुलेशन वाले जो नंबर क्वेश्चंस में आपको बताया था वो आप देख लेना वीडियो पे जा कर के, मैं अपने उसमें ग्रुप में डाल दूंगा एक बार, तो वहाँ से आप देख लेना। तो मैथ्स वाले क्वेश्चन, मैथ्स वाले की भाई मैं ना पीडीएफ है मेरे पास, पीडीएफ में ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है दोस्त, क्योंकि यहाँ पे ना अभी आप लोग है ना देखेंगे नहीं, छोड़ छोड़ के भाग जाएंगे आप में से कुछ लोग।
ठीक है, अभी मैथ्स की हम तो भाई जो क्वेश्चंस हैं अभी लास्ट में थोड़ी सी देर के लिए एक बात बता देता हूँ। रीजनिंग, मैथ्स और साइंस, इनके क्वेश्चंस बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। लोग कुछ भी कहते रहें और आप लोग सिलेबस देखो और प्रीवियस ईयर के पेपर देखो, इस चीज़ पर आप बिलीव करो, बाकी किसी की भी बातों पर बिलीव मत करो। दोस्तों सिलेबस सेम वही है जो 2014 में था, सिलेबस सेम वही है जो 2018 में था, सिलेबस सेम वही है इस बार भी 2024 में। दोस्त आप 2014 का पेपर उठा के देखो, उसके क्वेश्चन से देखो, 2018 का पेपर उठा के देखो, उसके क्वेश्चन से देखो। 2018 के मैं खुद वीडियो डाला हुआ हूं, क्वेश्चंस भी डाला हुआ हूं। दोस्तों लोग कहते हैं कि बहुत जमीन आसमान का फर्क है तब के पेपरों में और अब के पेपरों में। दोस्त जमीन आसमान का पेपर में फर्क नहीं है। रेलवे को जरूरत ही नहीं है पेपर को टफ बनाने की, क्योंकि आप जिस पोस्ट पे जा रहे हो ना, वहां पर आपको लोकोमोटिव ऑपरेट करना है, चलाना है। आप एक ड्राइवर की पोस्ट पर जा रहे हैं, ठीक है दोस्त। आपको लोकोमोटिव बनाना नहीं है, उसको मॉडिफाई नहीं करना है, उसमें कुछ सुधार नहीं कर दे हैं कि आप उसको कुछ अलग ही तरीके की चीज बना दें। तो रेलवे आप में सिर्फ इतनी ही क्वालिफिकेशन देखना चाहता है कि आप उसको ऑपरेट कर सकें, ठीक है। तो क्वेश्चंस भी उसी हिसाब के हैं आपके पूरे पेपर में। तो कोई आपको अगर ये बोल के बेवकूफ बनाता है कि 10 साल पहले पेपर की बात अलग थी और 10 साल बाद आज पेपर की बात अलग है, दोस्त पेपर की बात अलग नहीं है, लेकिन कंपटीशन की बात है। क्योंकि 10 साल पहले जब आराम से स्टूडेंट 40% पर सिलेक्शन ले लेता था, इस बार वो 70% पे जाकर के सिलेक्शन लेगा। पिछली बार 50% पर सिलेक्शन ले लिया था, इस बार 60% से नीचे शायद ही कहीं सिलेक्शन होगा, ठीक है दोस्त। तो ये कंपटीशन का फर्क पड़ा है, क्योंकि 10 साल पहले स्टूडेंट मैथ्स के क्वेश्चंस फॉर्मूला सेट करके सॉल्व करता था। अब एक वो RS अग्रवाल की बुक आती थी दोस्त, रेलवे के सभी स्टूडेंट RS अग्रवाल की बुक पढ़ करके उससे पेपर को देते थे और अपना सिलेक्शन लेते थे। लेकिन आज के डेट में राकेश यादव को पढ़ करके लोग एग्जाम दे रहे हैं। जो SSC में बैठने वाला स्टूडेंट है वो रेलवे में बैठ रहा है कि मुझे एक जॉब मिल जाए। दोस्त कंपटीशन बढ़ना लाजमी है, ठीक है दोस्त, कंपटीशन का बढ़ना लाजमी है। तो पेपर का स्तर नहीं बढ़ा है, इसका मैं कंपैरिजन 1-2 दिन में जरूर डालने वाला हूं आपके लिए, क्योंकि मेरे पास 2018 के पेपर तो है ही और बाकी के पुराने पेपर में अभी इकट्ठा कर रहा हूं। उसके बाद कंपैरिजन उसके क्वेश्चंस के साथ में आपको मैं बताऊंगा कि क्वेश्चन पेपर में कोई चेंज नहीं हुआ है, क्वेश्चन के लेवल में कोई चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन में और आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत में परिवर्तन हुआ है कि पहले कम मेहनत करके भी सिलेक्शन ले लेते थे लोग और अभी ज़्यादा मेहनत करके सिलेक्शन ले रहे हैं। इसलिए टेंशन में ना रहें और किसी भी चैप्टर को ना, मतलब आप बेसिक, मेरा कहने का मतलब यह है कि जैसे 18 चैप्टर हैं मैथमेटिक्स में या फिर साइंस में 18 चैप्टर हैं, तो साइंस के 18 चैप्टर की जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है दोस्त। भले ही साइंस का ये पूरा एक चैप्टर है, सपोज दैट आप यहां से पढ़ना शुरू किए, सिर्फ यहीं तक पढ़े काफी है। 100% उसको नहीं कर पाए कोई परेशानी नहीं है, आप उसका 50% भी सीख रहे हैं ना, रेलवे के लिए उतना काफी है। क्यों काफी है? क्योंकि रेलवे में बेसिक नॉलेज पूछना चाहता है, रेलवे आपसे बेसिक जानकारी जानना चाहता है कि आपको इलेक्ट्रीशियन की जानकारी है या नहीं, आप कैलकुलेशन करना जानते हैं या नहीं, आप किसी चीज को मापना जानते हैं या नहीं। रेलवे सिर्फ इतना जानना चाहता है दोस्त, आप में किसी गणितज्ञ की खोज नहीं करना चाहता, किसी साइंटिस्ट की खोज नहीं करना चाहता रेलवे। मैंने क्वेश्चंस देखे हैं, अभी देखिए मैं 1-2 क्वेश्चन बता करके आपको मैं उसका उदाहरण बता दूंगा, जिससे आपको माइंड आपका सेट हो जाएगा। दोस्त आपको मैथ्स का जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है ना, परसेंटेज का, ये पूछा गया है 17/8/2018 में पूछा गया है दोस्तों। ALP का CBT फर्स्ट का ये पेपर है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 170 रुपये और विक्रय मूल्य 130 रुपये है, छूट की दर ज्ञात कीजिए।
दोस्त परसेंटेज में आप इस क्वेश्चन को किस लेवल में सेट करेंगे? ये लेवल फर्स्ट का क्वेश्चन है दोस्त। परसेंटेज चैप्टर में ये क्वेश्चन लेवल फर्स्ट का चैप्टर है। जब परसेंटेज स्टार्ट होती है तो पहले दिन ही टीचर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करवा देता है जो एएलपी में पूछा गया है भाई। अभी कोई ये सोच रहा हो कि 2018 का लेवल तो बहुत डाउन था, गलतफहमी में मत रहो, लेवल वही था जो अब रहने वाला है। दोस्तों साइंस इसमें देखिए, पुरुषों के एशिया कप 2017 के हॉकी के फाइनल में भारत ने किस टीम को हराया? दोस्तों एशिया कप जो अभी फाइनल के ये जो भी मैच हुए हैं, ओलंपिक के जो भी हुए हैं ना, इनके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 2018 के अगस्त में ये एएलपी का सीवीटी फर्स्ट का पेपर हुआ था, ठीक है, और ये इसमें करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा गया है एशिया कप 2017 का। तो आप लोग अंदाजा लगा लो कि आपसे 1 साल पुराना 1.5 साल पुराना क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा करंट अफेयर में। मैं ये कहता हूं आप 2023 के मार्च अप्रैल के बाद के करंट अफेयर तैयार कर लो, ठीक है दोस्त। एक साइंस का क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, एक शुष्क सेल में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित रहती है? आप सभी लोग इसका आंसर जानते हैं दोस्तों। ये साइंस के किस लेवल का क्वेश्चन है? आप अगर ये ऊर्जा का पढ़ रहे हैं तो एक बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। जिस चैप्टर को आप पढ़ेंगे ना तो ये 1 लाइनर क्वेश्चन में बेसिक जानकारी जो होती है उसी में ये मिल जाएगा। सेल बैटरी की जो बेसिक नॉलेज होती है ना उसी में ये क्वेश्चन मिल जाएगा। रासायनिक ऊर्जा में उसमें संग्रहित रहती है, ना तो यांत्रिक ऊर्जा में रहती, ना ही गतिज ऊर्जा में रहती, ना ही स्थितिज ऊर्जा में रहती, और नाभिकीय ऊर्जा में तो रहती नहीं है भाई, न्यूक्लियर में। तो ये साइंस का क्वेश्चन था। अभी आप लोग बताइए इस क्वेश्चन को किस लेवल में फिट करेंगे? क्या ये बहुत टफ क्वेश्चन है? क्या ये बहुत हार्ड क्वेश्चन है? ये डीपली क्वेश्चन है क्या ये साइंस का? लेकिन स्टूडेंट, बहुत से यूट्यूबर आप लोगों को क्या बोल रहे हैं कि पहले के क्वेश्चन का स्तर अलग था, अभी के क्वेश्चन का स्तर अलग है, बहुत खतरनाक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्त एक इसी में एक सीबीटी फर्स्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया था। ये एक त्रिभुज का क्वेश्चन है दोस्त। ये जो त्रिभुज वाला मैं आपको बताया था, ये एक त्रिभुज वाला क्वेश्चन है। इसमें पूछे हैं कि इसमें कितने त्रिभुज बने हुए हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को कौन सा लेवल आप देंगे? उसके बाद में एक दर्पण प्रतिबिंब का ये एक अक्षर है और चयन का चयन करें जो संबंधित थे, PEIO। ये है इनमें से कौन सा इनमें से संबंधित नहीं है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब इस क्वेश्चन के लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत है क्या, या फिर आपको बहुत ही ज्यादा मतलब डीपली कोई चीज पढ़ने की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है दोस्त। मैथ्स का देखिए दूसरा क्वेश्चन, मैथ का एक और देख लीजिए। 60 का 15% खाली जगह के 45% के बराबर है। सिर्फ परसेंटेज के 3-4 चीजें हैं उनमें परसेंटेज पूछ रहा है बस। यानी कि आप बेसिक नॉलेज है आपको परसेंट की, परसेंटेज निकालना जानते हैं आप अच्छे से, तो आप ये सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं परसेंटेज वाले। और किसी को भी परेशानी है तो राकेश यादव सर की एक परसेंटेज की 3 घंटे की, एक 7 घंटे की वीडियो है। दोनों वीडियो में से किसी का भी शुरू का 1 घंटा देख लेना, सिर्फ शुरू के 1 घंटे की वीडियो देख लेना। ये परसेंटेज के छोटे मोटे सारे क्वेश्चंस आप यूं ही सॉल्व कर देंगे, ठीक है दोस्त। कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन है। कथन निष्कर्ष के 3 से 4 क्वेश्चंस आएंगे, कम से कम 2 क्वेश्चन आएंगे, कम से कम 2 क्वेश्चन, और 4 क्वेश्चन भी आ सकते हैं कथन निष्कर्ष के, ठीक है दोस्त। जो पूछ रहे थे ना कि भाई क्वेश्चन बताओ इंपॉर्टेंट, तो अभी देख लो कथन निष्कर्ष के दो क्वेश्चन जरूर आएंगे। कथन निष्कर्ष की मैं फिर से आपको बोल रहा हूं, आप एक दिन सिर्फ और सिर्फ कथन निष्कर्ष पे काम करो, जिससे क्योंकि कथन निष्कर्ष बोलने में और सुनने में बड़ा इजी लगता है। जब इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, गलत बहुत होते हैं दोस्त, कभी कभी सही हो जाते हैं और कभी कभी उसी स्टूडेंट से गलत भी हो जाते हैं। तो कथन निष्कर्ष पर एक अच्छे तरीके से इसकी तैयारी करो। सर्च करो यूट्यूब पर, केवल और केवल कथन निष्कर्ष की क्लास लो, 3-4 घंटे देखो और अच्छे से मेहनत करो। कथन निष्कर्ष के पक्का 2 से 3 क्वेश्चन आने वाले हैं, कहीं नहीं जाने वाले, कथन निष्कर्ष से फिर से आएंगे। ये मैं लिख करके देता हूं। एक पौधे में इनमें से क्या एक बीज में परिवर्तित होता है? ये साइंस का क्वेश्चन है दोस्तों। एक पौधे में इनमें से क्या एक बीज में परिवर्तित होता है? बीजाणु परिवर्तित होता है।
साइंस के बेसिक क्वेश्चंस हैं, किसी में भी डीपली नहीं पूछा है दोस्त। इसीलिए मैं आपको ये बोल रहा हूं कि एक और देखिए, एक जोड़ने का एक क्वेश्चन दिया है, 2/3 प्राप्त करने के लिए 3/2 प्राप्त करने के लिए 2/3 में क्या जोड़ने की आवश्यकता है। 3/2 प्राप्त करने के लिए 2/3 में क्या जोड़ना है, ये क्वेश्चन पूछा गया है मैथ्स में। अब आप लोग एडवांस मैथ्स और उन चीज़ों में दिमाग लगा रहे हैं और बड़ी बड़ी चीज़ों में बहुत जो साइंस वाले क्वेश्चंस है, उसके एसएससी वाले जो क्वेश्चंस हैं, भाषा को तोड़ मरोड़ करके जो पेश किए जाते हैं, आप उन क्वेश्चंस में दिमाग लगा रहे हैं दोस्त आप मेहनत कर लेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, मुझे भी दुख होगा कि आप मेहनत कर रहे हैं, आपको भी दुख होगा कि हमने मेहनत की और जो क्वेश्चंस हमने पढ़े वो क्वेश्चंस आए ही नहीं, क्योंकि दोस्त आपको किसी ने बताया ही नहीं कि क्वेश्चन का लेवल क्या रहने वाला है। आप तो ये सोच रहे हैं कि एएलपी की जॉब है और आजकल कंपटीशन बड़ा हाई है तो क्वेश्चन बहुत हाई आएंगे, हार्ड वाले आएंगे, जबकि क्वेश्चन बहुत इजी वाले आ रहे हैं। माध्यिका का जो क्वेश्चन होता है दोस्त, वो क्वेश्चन आएगा, ठीक है दोस्त। मतलब 50% लोगों को वो क्वेश्चन जरूर मिलेगा। 10 शिफ्टों में से 5 शिफ्टों में माध्यिका का क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है, और बेसिक क्वेश्चन आएगा, तो उसकी तैयारी कर लेना आप लोग। और बताता हूं आपको कैलेंडर, एक कैलेंडर से देखिए जो क्वेश्चन पूछा गया है, वर्ष 2020 का कैलेंडर कौन से वर्ष के समान होगा। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। वर्ष, अब लीप वर्ष में कितना जोड़ते हैं, 18 जोड़ते हैं, और दूसरी होती है उसमें कितना जोड़ते हैं, 22 जोड़ते हैं कि क्या कितना जोड़ते हैं, वो जोड़ करके हम निकाल लेते हैं। कितना जोड़ते हैं, 22 जोड़ते हैं, 22 या फिर 24 जोड़ते हैं, सॉरी 24। तो 2020 में 24 जोड़ेंगे तो 2044 का कैलेंडर सेम रहेगा इसके। इस तरीके का एक इजी सा क्वेश्चन पूछा गया है। एक इनमें से निम्न में से कौन सा पदार्थ फ्लोरोसेंट ट्यूब में उपस्थित गैस की प्रकृति के आधार पर एक विशेष रंग के साथ चमकता है, प्लाज्मा। एक दो क्वेश्चन और मैं आपको बताऊंगा। किसी एकल आवृत्ति की आवाज को क्या कहा जाता है, टोन कहा जाता है। मतलब ये ध्वनि, तरंग और आवृत्ति का जो एक है ना, इसकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। सिर्फ डीपली कुछ नहीं पूछ रहा कि उसकी आवृत्ति की उसकी वैल्यू क्या है, ये क्या है, वो सब नहीं पूछना, कुछ नहीं पूछ रहा, सिर्फ ये पूछ रहा है बहुत 65-61 का वर्गमूल क्या है। 1 नंबर का क्वेश्चन है दोस्ती, 65-61 का वर्गमूल क्या है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। 81 है, सिर्फ वर्गमूल आपको आने चाहिए, एक क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा मैथ्स का। मैं करीब 12-15-16 मॉडल पेपर देखा हूं मैं सीबीटी फर्स्ट के, तो उसी के आधार पर मैं बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन आए हैं, बार बार पूछे गए हैं, रिपीट भी होते हैं, ठीक है। और जो आप ये मॉडल पेपर की जो बुक्स सॉल्व कर रहे हैं ना, इनमें से भी क्वेश्चन आएंगे और सेम टू सेम आएंगे, वैल्यू भी चेंज नहीं मिलेगी। 1-2 क्वेश्चन आपको ऐसे जरूर मिलेंगे, ठीक है दोस्त। और ये औसत वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा, इजी पूछा जाएगा, कोई 3 या 4 चीजों का औसत दे देगा, उसका पूछा जाएगा कि इनका औसत बता दीजिए, औसत क्या है। और पाइप एवं टंकी वाला कि ये 2 पाइप चल रहे हैं, एक पाइप से पानी लीकेज हो रहा है तो कितने समय में वो भर जाएगा। इसमें बिल्कुल भाषा को तोड़ मरोड़ के पेश नहीं किया जाएगा, आपको कंफ्यूज नहीं किया जाएगा। बिल्कुल बेसिक जो क्वेश्चन आता है ना इसका, पाइप एवं टंकी का बेसिक क्वेश्चन इसके पूछे जाएंगे। तो क्या है, आप लोग उसकी तैयारी कर लो भाई। क्वेश्चन है, आप इतना समय पढ़ा है, उसके क्वेश्चन सॉल्व करना सीख लो। सीख चुके हैं तो बस प्रैक्टिस करते रहो उन चीजों की, जिससे आप एग्जाम देंगे तब तक वो चीजें याद रहें। तो आप एक एग्जाम देने वाले हैं, इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है दोस्त। और अगला क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है दोस्त, और ये क्वेश्चन के चांस हैं 50% आने के। जो ये क्वेश्चन होता है ना, P वह सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक है कि P से बड़े प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक n को 2 भाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखा जा सकता है। ये P धनात्मक पूर्णांक और ये वाला ना, ये क्वेश्चन आता है भाई, और ये 50% शिफ्टों में पूछ लिया जाएगा, तो आप इसकी तैयारी जरूर कर लेना। और सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, सिटिंग अरेंजमेंट का।
भाई और ये साइंस की पूछते हैं, मैं साइंस के, चलो साइंस के केवल साइंस के क्वेश्चंस बता देता हूँ। किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के गतिशील रहने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कोई स्थिर वस्तु है वो स्थिर है, कोई गतिशील वस्तु है वो गति अवस्था में है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको जड़त्व कहते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन साइंस में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब करंट अफेयर का एक और क्वेश्चन देख लो। फ्रेंच ओपन सुपर सीरीज टूर्नामेंट 2017 कौन से भारतीय ने जीता था? श्रीकांत किंदवी थे। तो अभी किसने कौन सा टूर्नामेंट जीता है भाई, उसकी जानकारी आप लोग इकट्ठा कर लेना, देख लेना। अभी बहुत से यूट्यूबर इस चीज की चीजें डालेंगे। एक और क्वेश्चन पूछा है, अगला है वृद्धि हार्मोन कार्य करते हैं कभी कभी विकास प्रोत्साहन और कभी कभी विकास अवरोधक के रूप में। ठीक है, किसी तरीके का आपका सवाल है तो कमेंट जरूर करें दोस्त, मैं देख रहा हूं आपका कोई कमेंट नहीं आ रहा। ठीक है, एक भाई बोल रहे हैं, अच्छा ये बताएं कि आरआरबी के प्रीवियस ईयर सफिशिएंट हैं आरआरबी किसी एग्जाम के लिए या फिर एसएससी के क्वेश्चन? नहीं भाई, सिर्फ आरआरबी के लगाओ आपने अभी तक तैयारी भले ही एसएससी से कर ली हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्त, लेकिन प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं वो अब आप सिर्फ और सिर्फ आरआरबी के लगाओ। आपके जो 40 दिन बचे हुए हैं उन 40 दिन पर आप सिर्फ और सिर्फ एएलपी सीवीटी फर्स्ट के मॉडल पेपर सॉल्व करने पर ध्यान दो। फिर उनमें जो प्रॉब्लम आ रही है, जिस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है उस लेवल की चीजें पढ़ो। सिर्फ इन चीजों पर 40 दिन फोकस करो, बाकी की फालतू की चीजें पढ़ना बंद कर दो, क्योंकि बाकी की जो चीजें आपने पढ़ी हैं वो आपकी नॉलेज के लिए अच्छा है। लेकिन अभी आपको सीवीटी फर्स्ट देना है एएलपी का, तो मटेरियल सिर्फ और सिर्फ सीवीटी फर्स्ट एएलपी का ही पढ़ो आप लोग। ओके दोस्त, आप एक भाई का सवाल था कि क्या पढ़ना है, तो उत्तर प्रदेश में नॉन ग्रेजुएट वाली वैकेंसी में कौन जॉइन डालें? भाई जॉन के बारे में मैं बिल्कुल कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि कहीं से 20 वैकेंसी हैं, कहीं से 50 हैं, कहीं से 100 वैकेंसी हैं, और इतने स्टूडेंट है ना हर स्टेट में हर जोन में हैं जो 80% तक अपनी कट ऑफ बना करके सिलेक्शन ले सकते हैं इतनी वैकेंसियों पे। तो आप लोग कहीं भी भर लो कट ऑफ, तो अच्छा खासा जाना ही है। इसलिए मेरा मानना सिर्फ यह है कि आपके घर के पास जो जोन है उससे आप फॉर्म अप्लाई करो, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुंबई में देखो वैकेंसी है। एनटीपीसी वाले सब लोग मुंबई के ऊपर टूट पड़े, कोलकाता के ऊपर टूट पड़े, तो उनकी कट ऑफ तो वैसे ही हाई चली जाएगी, क्योंकि स्टूडेंट इतने कुछ भी, जिसका दिमाग खराब हो रहा है कि फॉर्म कहाँ से लगाएं, वो लास्ट में जाकर के यही देख लेता है चलो जहाँ से वैकेंसी ज़्यादा है वहीं से फॉर्म लगा लो। अब जो कम वैकेंसी है वहाँ पर वैसे भी कट ऑफ ठीक ठाक जानी है, तो इसलिए मैं भाई कट ऑफ के बारे में कुछ चर्चा नहीं करता। रिपीट होते, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होते हैं, जरूर होते हैं दोस्त प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। और मैं बताता हूं प्रीवियस ईयर ही नहीं, आपका मान के चलिए सीबीटी फर्स्ट, मतलब जो पहला फर्स्ट डेट को आपका पहला एग्जाम हुआ फर्स्ट शिफ्ट में हुआ, हो सकता है उसके 1-2 क्वेश्चन आपको सीबीटी 2 में पूछ लिए जाएं। और पहले दिन जो एग्जाम हुए हैं 3 शिफ्ट जो हुई हैं उनमें से सब में से 1-1, 2-2 क्वेश्चन अगली शिफ्टों में पूछ लिए जाएं। रिपीट होते हैं ऐसे क्वेश्चंस, मैंने देखे हैं 2018 का जो एग्जाम हुआ है उसमें। तो एक भाई का सवाल है कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं क्या, तो रिपीट होते हैं भाई। अच्छा, शादी भी मत करना लड़की की, एक भाई प्राइवेट जॉब कर लो, जनरल कैटेगरी से हूँ। हेलो सर, मैं भी राजस्थान से हूँ भाई, उदयपुर से भाई। और तो अभी तैयारी करते रहिए, अभी किसी का कोई सवाल है तो अपना सवाल रखिए भाई। हमें नोट्स चाहिए आपके, मेरे पास मेरे नोट्स नहीं हैं, लेकिन मैंने देखिए तैयारी जो की थी ना दोस्त, मैंने क्या किया था चलिए मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो मैं मेरी वीडियोज़ में फ़ोटो डाल दिया था, मेरी जो भी मेरे पास जितनी भी बुक्स थी ना उन सभी बुक्स के फ़ोटो डाल दिया था मैं। आप लोग अभी देख नहीं पाएंगे, काफ़ी नीचे वो वीडियो थी। लेकिन देखिए मैं अरिहंत की एक बुक ली थी मैंने, और उसके बाद में प्लेटफॉर्म जो पटना में कोचिंग है उस प्लेटफॉर्म कोचिंग की सीवीटी फर्स्ट की मैंने बुक ली थी। तो और एक जो है ये किरण प्रकाशन, इसकी बुक ली थी।
तो दोस्त मैंने इन्हीं पर काम किया था और इन पर काम ऐसे किया था कि जो इसका मॉडल पेपर की जो बुक थी उस बुक के मॉडल पेपर्स को मैं सॉल्व करता रहा। जिन क्वेश्चंस में मुझे प्रॉब्लम आती थी तो मैं उस क्वेश्चन की जड़ तक पहुंच जाता था, किस चैप्टर का है, किस लेवल का है, ये क्वेश्चन मतलब पूछा जा रहा है इस लेवल का, सीबीटी मॉडल पेपर में पूछा गया है तो मेरे एग्जाम में भी आ सकता है इस लेवल का क्वेश्चन, तो मुझे इस लेवल की तैयारी कर लेनी चाहिए। उस तरीके से आप लोग भी तैयारी कर रहे होंगे, तो वैसे तैयारी मैं करता रहा था दोस्त। तो समय काफ़ी हो गया, मुझे लगता है आपके शायद अब कोई सवाल नहीं है और मुझे अभी तो मैं मेरे अकॉर्डिंग ही बताया हूँ भाई। सर मेरे को मैथ्स में दिक्कत आ रही है भाई, मैथ्स के लिए ना मैं सेपरेट कई वीडियो डाल चुका था, फिर भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैथ्स के लिए आप क्या कीजिए, आप ऐसा तो है नहीं कि आपने अगर बिल्कुल कभी कोई कोचिंग नहीं की है तो आपको कोचिंग कर लेनी चाहिए दोस्तों। मैथ्स देखिए दोस्त, हम आपको एक चीज़ बताएं, आप एक बड़े ड्राम को अगर किसी मंजिल तक पहुंचाना चाहते हैं, एक मंजिला छत पे, एक तो आप उसको सीढ़ियों से लेकर के जाएंगे तो क्या हर सीढ़ी पे जाके ना वो अटकेगा वो ड्राम, आपको बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। और एक ऐसा है कि बिल्कुल प्लेन समतल चीज़ है और उस पर से आप रड़का करके उसको लेकर के जा रहे हैं ड्रम को, तो आप आराम से लेकर के चले जाएंगे। मेहनत दोनों में है लेकिन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो यही सेल्फ स्टडी में और कोचिंग में डिफरेंस है दोस्त। आप सेल्फ स्टडी करेंगे ना तो ये समझिए वो सीढ़ी हर स्टेप पर जाकर के आपको प्रॉब्लम मिलेगी, आप हर जगह आपको दोगुनी मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा प्रयास करने पड़ेंगे सेल्फ स्टडी में। लेकिन आप अगर किसी टीचर से पढ़ते हैं तो वो ना आपको वो सारी सीढ़ियों की जो चढ़ाई है ना उसको ख़त्म करके एक स्लोप बना करके देगा आपको, फिर आप उस पर चलते रहिए बस। तो ये एक डिफरेंस मैंने आपको बताया है। आपको एक बार कोचिंग कर लेनी चाहिए, कोचिंग कर लिया उसके बाद में प्रॉब्लम किसी चीज़ में आती है तो जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है भाई यूट्यूब पर देखो उस क्वेश्चन को, 2-3 मिनट की वीडियो देखो और उसका सॉल्यूशन करो और कहानी ख़त्म करो भाई, यही एक तरीका है। वरना फिर जीवन भर डरते ही रहोगे मैथ्स से, तो मैथ्स से डरोगे जितना उतना ही मैथ्स डराएगी। धन्यवाद दोस्तों, इतना जुड़ने के लिए। अपने क्वेश्चंस तैयार रखा करो, कमेंट कर दिया करो, मैं लाइव ना आकर के वीडियो डाल करके आपको बता दिया करूँगा बहुत कम समय की छोटी वीडियो में। ऑनलाइन कोर्स देखिए, आप ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं, ठीक है दोस्त। अब आप अगर सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं तो आप ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि मैथ्स और रीजनिंग 2 चीज़ें अगर आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं, आपको कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, तो किसी कोर्स की ज़रूरत नहीं है, फिर आपको सेल्फ स्टडी ही करनी चाहिए। ठीक है भाई, मेरी ड्यूटी कल शाम को है, तो अभी बाय, गुड नाइट सभी को, धन्यवाद।